हेलो फ्रेंड्स, सेक्टर का राजा में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, वो एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रह चुका है पिछले 2-3 साल में। और निफ्टी और मिड कैप स्टॉक्स को भी, के इंडेक्स को भी ये सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं एंड इट्स बीन अ वेरी गुड वैल्यू क्रिएटर फॉर द लास्ट ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स और सो। क्यों ये सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस जो करेक्शन हो रहा है मार्केट में, अगर इस करेक्शन में ये जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें अगर आप सोच समझ के स्टडी करके निवेश करेंगे, तो ये एक अच्छा मौका है कि जैसे-जैसे मार्केट रिकवर होगा, दिस सेक्टर में कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म एज़ इट हैज़ ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स और सो। तो मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट में जहाँ पर करेक्टिव फेज़ चल रहा है, जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रह चुके हैं, अगर उन पे हम फोकस करेंगे और उन पे अगर करेक्शन के टाइम खरीद सकते हैं अच्छे दाम में, अच्छे प्राइसेस में, तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्ले द मार्केट, स्पेशली अ बेयर मार्केट। आज का जो सेक्टर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा सेक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी के लिए। और इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज एस्टिमेटेड टू बी 8 to 10% ऑफ द जीडीपी। और अगर एंसिलरी सेक्टर्स ले लेते हैं तो इट एज हाई 17 to 20% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है कोई भी इकोनॉमी में। अगर आप देखेंगे तो आफ्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दिस इज वन सेक्टर विच इज गिवन मैक्सिमम इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अ ग्रेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग वैल्यू। तो ये जो सेक्टर आज डिस्कस हम करने वाले हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में Dipan Mehta. Dipan Mehta of Elixir Equities. चलिए जानते हैं इस सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही सारे उतार चढ़ाव हुए सेक्टर में और काफी हिस्ट्री इंडस्ट्री की काफी इंटरेस्टिंग रही है। तो 1990s में ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लिस्टेड स्टॉक्स भी नहीं थे एंड इट वाज अ सेक्टर व्हिच वाज वेरी, आई वुड से, पीपल डिड नॉट रिस्पेक्ट द प्लेयर्स इन द सेक्टर एंड काफी हद तक वहाँ पर बहुत सारे कैश डीलिंग्स रहते थे एंड वेरी वेरी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री थी। फिर उसके बाद आई थिंक 2000-2003 के बाद वी हैव सीन वेरी गुड ट्रेंड्स टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री। और 2003-4 से 2008 तक वाज अ वेरी गुड पीरियड फॉर रियल एस्टेट कंपनीज, क्योंकि वी सॉ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट आल्सो गो अप। यानी कि फ्लैट के दाम बढ़ने लगे, प्लॉट्स के दाम बढ़ने लगे और कई सारी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आने लगी इस सेक्टर में एंड दे स्टार्टेड टू डेवलप बिग बिग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, नॉट ओनली इन द लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज बट इवन इन टियर 2 टियर 3 सिटीज। तो 2003 से 2008 इस ये जो समय था बहुत ही बढ़िया समय था इस सेक्टर के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जो रिसेशन आ गई इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर वेंट इनटू अ वेरी बिग प्रॉब्लम सिचुएशन फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स। और रियल एस्टेट के दाम भी घटने लगे। जो बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनीज थे उनके बैलेंस शीट्स में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई बिकॉज ऑफ हायर डेट एंड ओवरऑल जो वैल्यूज थे रियल एस्टेट के, दे स्टॉप्ड गोइंग अप। इनफैक्ट वहां पर काफी करेक्शन भी हमने देखा और जो ओवरऑल डिमांड भी थी फॉर हाउसेज एंड फॉर फ्लैट्स एंड कमर्शियल प्रीमाइसेस, वो डिमांड भी कम हो गई। तो ये जो समय था वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग पीरियड फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। और इट वाज ओनली इन 2016-17 ऑनवर्ड्स कि वी सॉ सम फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजेशन। और 2017 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, दैट वाज द एनैक्टमेंट ऑफ रेरा। तो रेरा के आने के बाद वी हैव सीन कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ रहा है इस सेक्टर में और बड़े बड़े प्लेयर्स, इंडस्ट्री के जाने माने प्लेयर्स हैव एंटर्ड दिस सेक्टर विच इज नाउ टर्निंग आउट टू बी अ हाई ग्रोथ सेक्टर। उसकी वजह यह है कि इंडिया में हमेशा हमें तीन चीजें पर फोकस करनी चाहिए, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर आपके पास रोटी और कपड़ा है तो मकान की जरूरत के लिए आपको फ्लैट या कोई बंगलो या कोई हाउस जरूर लेना चाहिए। और ये जो है वो कई जनरेशन से हमारी थिंकिंग रही है कि अनलाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड वी वांट टू बाय द हाउस इन विच वी आर लिविंग इन। इसकी वजह से वी हैव सीन वेरी गुड डिमांड फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। और कोविड के बाद तो ये सेक्टर तो पूरा उड़ने लगा है बिकॉज ऑफ वेरी गुड डिमांड फ्रॉम एक्चुअल यूजर्स। तो कोविड के पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते थे इन ऑल दीज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। लेकिन कोविड के बाद 2021-22 के बाद हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स कम होते गए हैं और जेन्युइन यूजर्स जो है वो बढ़ते गए। और ये हमेशा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि उसकी जो कंजम्पशन है that is going to the real user and not to someone who's going to flip it. So let's go on to the players in the sector. कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। ये सेक्टर की साइकिल करीब 2-3 साल से ही शुरू हुई है
and the cycle is very long in these sectors, can last for 7, 8, 10 years also. So we are, I would say, only 15-20% of the way as far as the growth in the sector is concerned in this particular cycle. तो जो बड़ी कंपनियां हैं आप जानते भी होंगे उसके बारे में, दे आर डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो ये जो 5 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन रन्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 1.5 लाख करोड़ टू 70-80,000 करोड़ और सो। और उनकी जो प्रेजेंस है, दैट इज इन द लार्ज की मार्केट्स में उनकी प्रेजेंस है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पिछले 2-3 साल में बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो सेक्टर्स है, दे आर अवर नॉमिनीज फॉर सेक्टर का राजा, दैट बीइंग रियल एस्टेट। तो हमारी जो पहली कंपनी है वो है डीएलएफ, और डीएलएफ इज इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैंड बैंक एंड प्रोजेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन। बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस कंपनी ने, और एक समय था कि ये कंपनी की जो डेट थी वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थी, एंड इट वाज अपियरिंग एज इफ डीएलएफ की जो प्रोस्पेक्ट्स है कंप्लीटली खत्म हो गए हैं, और डेट के कारण की वजह से दे कुड गेट इनटू अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन फिर से मैनेजमेंट ने धीरे 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 ऐसे कुछ कमाल किए हैं जिसकी वजह से द डेट हैज नाउ बीन कंसिडरेबली रिड्यूस, और बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है। और क्या किया उन्होंने ऐसा किया कि दे हैड अ लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ रेंटल्स। उनके पास मॉल्स थे, दे हैड गॉट कमर्शियल ऑफिसेज, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स व्हिच वर अर्निंग रेंटल इनकम टू देम। तो उन्होंने पूरी कंपनी को स्प्लिट कर दिया, और जो रेंटल प्रोजेक्ट्स थे दैट मूव टू अनदर कंपनी, और वहां पर उन्होंने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले लिया, और जो बेसिक उनका जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे, सेटिंग अप न्यू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, वो एक अलग कंपनी में कर दिया, और वहां पर उनका फिर फोकस रहा टू ट्राई एंड बिल्ड एंड एग्जीक्यूट क्विकली एंड डू मोर एंड मोर सेल्स, जिसकी वजह से रेवेन्यूज आए, और रेवेन्यूज एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट शेयर होल्डिंग सेल ऑफ द रेंटल बिजनेस, ये दो चीजों की वजह से उनकी जो पूरी बैलेंस शीट क्वालिटी वो इंप्रूव हो गई, एंड दे वर एबल टू रिड्यूस देयर डेट सिग्निफिकेंटली। तो डीएलएफ हैज बीन क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग गुड़गांव। गुड़गांव था ही नहीं जब तक डीएलएफ नहीं आया, और डीएलएफ वहां पर आया और उन्होंने पूरा जो लैंड बैंक है वो कवर कर दिया। और उनकी सोच ये थी कि वी विल बिल्ड अ मिनी सिटी जहां पर लोग रह भी सकते हैं, दे कैन पार्टी, दे कैन एंटरटेन, दे कैन डू शॉपिंग इन द मॉल्स, एंड दे कैन वर्क ऑल्सो क्लोज बाय। तो उनकी स्ट्रेटेजी रही कि क्लोज टू दिल्ली दे विल डेवलप दिस ह्यूज काइंड ऑफ अ टाउनशिप which will be completely providing all the amenities to all the residents staying over there। और उसी समय 1998-2000 का जो समय था, सॉफ्टवेयर कंपनी में बूम चालू हो गया, एंड मेनी बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज वांटेड टू एक्सपैंड, एंड दे थॉट गुड़गांव वाज अ वेरी गुड प्लेस टू एक्सपैंड। तो डीएलएफ वाज एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनीज, ग्लोबल एज वेल एज लोकल, टू सेट अप देयर डेवलपमेंट सेंटर्स ओवर देयर। और अगर आपका डेवलपमेंट सेंटर आ गया है तो ऑटोमेटिकली पीपल आर गोइंग टू वांट टू स्टे इन गुड़गांव। They want to, once they stay in Gurgaon, they want to do shopping, they want to watch television, they want to watch cinema, everything they want to do in that particular township। और इसकी वजह से जो गुड़गांव है got developed significantly, और उसकी जो पूरी क्रेडिट है that should go to DLF। और इसके financials are very interesting and very solid, I would say। तो मैं रीड आउट करता हूँ so that I don't make a mistake। तो जैसे आप जानते हैं इसका शेयर प्राइस अराउंड 770 के आसपास चल रहा है, करीबन 1.9 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट इन द कंट्री। और पिछले 3 साल में 24% कंपाउंड रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी की। और आज की तारीख में करीबन 70 मिलियन स्क्वायर फीट उनके पास डेवलपमेंट या इज अंडर लीज और डेवलपमेंट विद देम। और ये जो पाइपलाइन है उसकी करीबन 37 मिलियन स्क्वायर फीट है। और ये जो कंपनी है दैट इज ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग इट्स लैंड बैंक, ग्रेजुअली गेटिंग इनटू मोर एंड मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में इसकी ग्रोथ अच्छी आ सकती है। दूसरी जो कंपनी है जो उन्होंने चुनी है वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉपुलरली नोन एज लोधा। तो लोधा जो है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन द वेस्टर्न रीजन, स्पेशली बॉम्बे एंड पूना। और वहां पर ये एक मिसाल है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स एंड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, दैट आल्सो वाज इन अ बिग प्रॉब्लम इन द अर्ली 2000-2004, right up to 2010-12 it was in a big problem because of all the projects which they had taken up। बहुत ज़्यादा डेट भी थी इस कंपनी की। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लंदन में भी किया था जिसकी वजह से उनके कैश फ्लोज पर नेगेटिव इफेक्ट आया था। लेकिन जब से ये कंपनी पब्लिक गई है, लास्ट 5-6 years दे हैव रियली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, और जिसकी वजह से कैश फ्लो स्ट्रांग होने की वजह से दे हैव बीन एबल टू रिड्यूस द डेट सिग्निफिकेंटली।
Of course, they have also diluted their equity and raised a lot of money from institutional investors, जिसकी वजह से आज इस कंपनी की जो कैपिटल पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो एक तो इसकी जो शेयर प्राइस है अबाउट 1250 के आसपास है और 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल 60 टाइम्स है, लेकिन उस पर मत जाइए। और कैसे ये रियल एस्टेट स्टॉक्स को वैल्यू करना चाहिए, दैट यू विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ऑफ कोर्स अलोंग विद द रिस्क फैक्टर्स। लेकिन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है या कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है व्हेन यू लुकिंग एट बाइंग रियल एस्टेट कंपनीज, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 3 साल में, कैन यू बिलीव इट, इस कंपनी ने 70% प्रॉफिट्स अपने ग्रो किए, कंपाउंडेड फॉर लास्ट 3 इयर्स और सो। और कंपनी के शेयर प्राइस हैज गिवन अ 22% रिटर्न कंपाउंड ओवर द लास्ट 3 इयर्स और सो। रिटर्न ऑन कैपिटल थोड़ा कम है, बट दैट इज ट्रू फॉर ऑल रियल एस्टेट कंपनीज, इट इज इन सिंगल डिजिट और देयर अबाउट। और इस कंपनी का जो आरओई है इट्स अबाउट 10.7% और सो। काफी बड़ी कंपनी है। इट हैज गॉट नियरली 7.9 million square feet in the pipeline on top of the 9.4 million square feet which is already under development. तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है इसकी साइज भी बहुत ही बड़ी है और जो मार्केट में वो ऑपरेट करती है, दैट्स द प्रीमियम मार्केट, द हाईएस्ट वैल्यू मार्केट इन इंडिया इज मुंबई, एंड दिस कंपनी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन बॉम्बे, व्हिच इज व्हाई मेरे ख्याल से इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। और धीरे धीरे वो अपनी लैंड बैंक बढ़ा रही है थ्रू जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू रीडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारी जो तीसरी कंपनी है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और ये गोदरेज प्रॉपर्टीज मार्केट की एकदम फेवरेट रह चुकी है, क्योंकि ये केवल कंपनी है which has been promoted by a well-known industry house, that is the Godrej Group. और जो institutional investors रहते हैं, they would always prefer to buy a real estate company which has got a strong corporate backing, क्योंकि उनको comfort मिलती है on as regards decent corporate governance standards. तो जैसे आप जानते होंगे कि real estate industry की जो reputation है as far as corporate governance has not been good in the past, इसकी वजह से बहुत सारे investors, especially institutional investors, avoid करते थे। लेकिन धीरे धीरे as we have seen the managements also improve their transparency and corporate governance, more and more investors come to the sector, and Godrej Property has been the absolute best example of good corporate governance practices. Godrej Properties की ये एक और खास बात है, ये एक केवल कंपनी है जिसका प्रेजेंस इज पैन इंडिया बेसिस। माने इफ यू सी वेदर इट इज डीएलएफ नॉर्थ में काम करता है, मैक्रोटेक डेवलपर्स ब्रॉडली इन वेस्ट मुंबई रीजन, ओबरॉय आल्सो इन मुंबई रीजन, प्रेस्टीज, Brigade are all south based, and there's Puravankara also which is south based. तो जो listed real estate companies है, they usually focus on a particular area. Godrej Properties केवल एक ऐसी कंपनी है which is focused on a pan India basis, यानी कि उनके प्रोजेक्ट्स मुंबई में भी है, पूना में भी है, दिल्ली में भी है, बैंगलोर, चेन्नई, across the country they have got land bank and they have got their projects going. तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई एक रीजन में स्लो डाउन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वहां पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्लो हो जाती है, देन यू कैन फोकस ऑन द अदर रीजन्स, द अदर स्टेट्स, अदर सिटीज विद इन इंडिया टू ग्रो द बिजनेस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी रही है इस कंपनी की, टू फोकस नॉट ऑन अ सिंगल रीजन बट टू स्प्रेड आउट ऑल ओवर इंडिया, एंड नाउ दे आर गोइंग वेरी एग्रेसिवली इनटू टियर 2 एंड टियर 3 एज वेल। इस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो सबसे अव्वल नंबर पर है। इट्स द बेस्ट रेपुटेशन दैट अ रियल एस्टेट कंपनी कैन हैव, एंड मेनी पीपल इन्वेस्टर्स पे अ प्रीमियम, और जो होम बायर्स है also they are prepared to pay a premium for Godrej Properties because they are assured of good delivery and of good quality product. तो चलते इस कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि इसका शेयर प्राइस अराउंड 2700 का है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज अराउंड 54 टाइम्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,000 करोड़ है एज कम्पेयर टू 1.9 लाख करोड़ ऑफ डीएलएफ। और पिछले 3 साल में इस कंपनी की जो स्टॉक रिटर्न है इज ओनली 8%, बट डोंट बी फूल्ड बाय दैट। पिछले 15-20 सालों में ये कंपनी ने बहुत ही वैल्यू क्रिएट की है शेयर होल्डर्स के लिए। और जब पूरा सेक्टर डाउन था, दिस वाज वन स्टॉक व्हिच वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नेट प्रॉफिट ग्रोथ वेरी इंप्रेसिव, लास्ट 3 इयर्स में 70% कंपाउंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। और आरओसी भी लो है 6.7%, लेकिन मैंने कहा था कि दैट नॉट द राइट मैट्रिक्स, नॉट द राइट डेटा टू लुक एट फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। और इस कंपनी की जो टोटल इन्वेंट्री है that is unbelievable at about 237 million square feet. यानी कि in terms of development area, it is the largest company in India, और करीबन 22 मिलियन स्क्वायर फीट पाइपलाइन में है इस कंपनी के। और बहुत ही बैलेंस शीट वाइज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और गोदरेज ग्रुप की जो बैकिंग है
That's why they don't have any problem with raising money in from the capital market or from the banks and financial institutions. तो ये कंपनी जो है इसकी स्ट्रेंथ है गुड क्वालिटी, गुड गवर्नेंस एंड ऑफ कोर्स द गोदरेज ब्रांड व्हिच सर्टेनली बेनिफिट्स द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगली जो कंपनी हमने आपके साथ चूज की है डिस्कशन के लिए वो है ओबेरॉय रियल्टी और ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव प्लेयर है और जो प्रोजेक्ट्स वो सिलेक्ट करती है बहुत ही सोच समझ कर सिलेक्ट करती है। इनफैक्ट एवरी प्रोजेक्ट ऑफ theirs has done exceedingly well और इस कंपनी की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया रहती है। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि अगर उन्होंने एक लैंड बैंक ले लिया, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया है, तो थोड़ा-थोड़ा डेवलप करते हैं। दे होल्ड द इन्वेंटरी, दे गेट ऑल द राइट रेसिडेंट्स एंड देन दे विल बिल्ड मोर एंड मोर और जो भी वो फ्लैट्स बेचते हैं, एवरी एवरी न्यू development which takes place within that particular plot is sold at a higher and higher price. The company is known for excellent construction, excellent delivery और एक तरीके से ब्रांड है when it comes to premium properties. ये कंपनी की भी focus is mainly Bombay region, Mumbai metropolitan region and little bit projects they have in western other parts of western India as well. तो ये जो macrotech developer जो दोदा था, they are also Bombay based but Oberoi Realty also is Bombay based company. बट एज आई सेड प्रीमियम प्रॉपर्टीज पर उनका फोकस रहता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं करती है लेकिन जो प्रोजेक्ट करती है बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट करती है और जो उनकी पर सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है एनीवे फ्रॉम 30-40,000 रुपीज टू पर स्क्वायर फीट टू नियरली 1.5 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट इन दर वर्ल्डी प्रोजेक्ट। इस कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया रही है और एक समय था जब पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाज बीइंग क्रश्ड बाय डेट। उन्हें बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज वर नॉट डूइंग वेल बिकॉज दे हैड सो मच ऑफ डेट और इतने सारे लोन्स थे बैलेंस शीट में। लेकिन ये जो ओबेरॉय रियल्टी है दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी कैश रिच और दे हैव मैनेज्ड द बैलेंस शीट वेरी वेल ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स, सेवरल डेकेड्स आई वुड से और बहुत ही एग्रेसिव और जाने माने प्रमोटर्स है इस कंपनी के एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड फॉलोइंग इन द स्टॉक मार्केट और कई सारे अच्छे इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन ओबेरॉय रियल्टी। तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इसका करंट मार्केट प्राइस अबाउट 1950 और सो और करीबन 70,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 30 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू 60-70 टाइम्स फॉर मेनी ऑफ द अदर रियल एस्टेट कंपनीज और पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 30% कंपाउंड रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है पिछले 3 साल में एट अबाउट 30% कंपाउंड और डेट ऑन द बैलेंस शीट इज एक्सट्रीमली लो एट जस्ट 295 करोड़ और सो। ROE is amongst the highest in the industry at 13.5% और जैसे मैंने कहा था कि इस कंपनी की जो प्रोजेक्ट्स है दे आर स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट बट वेरी लार्ज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सो दे हैव अबाउट 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट और पाइपलाइन जो उसकी है दैट्स ऑलमोस्ट 9 मिलियन स्क्वायर फीट गोइंग अहेड और सो। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उसकी लैंड बैंक है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स है, easily they can compound at 15-20% for the next 3-4 years also. चलिए बढ़ते हैं, आज की जो लास्ट स्टॉक है वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और प्रोडोमिनेटली इसके प्रोजेक्ट्स है सदर्न इंडिया में और लेकिन हाल ही में दे आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव इन बॉम्बे एज वेल एज अदर मार्केट्स एज वेल। तो ये भी एक काफी क्वालिटी प्लेयर रह चुकी है बैंगलोर में एंड दे आर प्रेजेंट एट द प्रीमियम लोकेशंस और इसके प्रोजेक्ट्स के जो है पर स्क्वायर फीट रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द कंपटीशन विद इन द सेम एरिया। और ये कंपनी बहुत ही वेल मैनेज कंपनी है एंड अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दे आल्सो हैव लॉट ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स एज वेल which they have converted to a real estate investment fund and they have got foreign investors to invest in those projects as a way of deleveraging the balance sheet. तो प्रेस्टीज जैसे मैंने कहा predominantly साउथ बेस्ड कंपनी है, इनकी भी ब्रांड बहुत ही बढ़िया है। They are known for excellent design, they are known for completing their projects on time and delivering good quality construction, जिसकी वजह से जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च करती है वी आर सीइंग वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट, वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम होम बायर्स, which is why I think they are more and more encouraged to do more and more projects within the cities in which they are very strong. तो प्रेस्टीज जो है आप जानते हैं बैंगलोर में बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और बैंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट इज डन एक्सीडिंगली वेल बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर बूम व्हिच हैज टेकन प्लेस ओवर द लास्ट 15-20 इयर्स ओवर देयर। और जैसे जैसे नए डेवलपमेंट सेंटर्स आए हैं बैंगलोर में, people, engineers from all over the country have migrated to Bangalore. They have made it their home. And अगर आप होम बनाना चाहते हैं कोई सिटी में तो ऑब्वियसली वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट विल ऑलवेज डू वेरी वेल। इसका फायदा पूरा प्रेस्टीज एस्टेट्स को मिला है, जिसकी वजह से पिछले 5-10 साल में इस कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई।
तो आगे चल के डिस्कस करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस है अराउंड 1635 और सो, करीबन 70,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑप्टिकली अपीयर्स टू बी हाई एट 98 टाइम्स, पर आई वुड से फ्यूचर अर्निंग्स आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। पिछले 3 साल में करीबन 53% कंपाउंड रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, और इस कंपनी ने के प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बाय 44%, व्हिच आई वुड से इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न। डेट कम है अराउंड 3500 करोड़ और सो, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है अराउंड 12.9%। इस कंपनी के पास करीबन 12 मिलियन स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री है, और आगे चलते आई थिंक दे आर डेवलपिंग एटलीस्ट 7 to 10 मिलियन स्क्वायर फीट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और सो। सो फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट भी बहुत ही बढ़िया है, और जैसे मैंने कहा दे आर एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स व्हिच कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और कुड बी अ रिस्क फैक्टर दैट ओनली टाइम विल टेल। जैसे हमने पांचों कंपनी डिस्कशन की, उनके फाइनेंशियल के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में जो हमने डिस्कस नहीं किया है अब तक, और ये हम डिस्कशन जरूर आपके साथ करना चाहेंगे। तो अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज को देखेंगे तो उनकी जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो बहुत ही ज्यादा रहती है, एनीवे फ्रॉम 30 टाइम्स टू 70-80 टाइम्स ऑल्सो। उसकी वजह ये है कि द मार्केट इज नॉट वैल्यूइंग दिस कंपनीज बेस्ड ऑन इट्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। मार्केट की जो वैल्यूएशन है इस कंपनीज की, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द नेट एसेट वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेट एसेट वैल्यू हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज आर वैल्यूड ओनली बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू क्या रहता है? तो जैसे मैंने कहा, ये रियल एस्टेट कंपनीज दे बाय द लैंड बैंक, और दे ऑलरेडी हैव द लैंड बैंक, एंड देन दे आर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट्स, एंड ट्रांसपेरेंटली बताती है कि कितने मिलियन प्रोजेक्ट्स वो डेवलप कर रही है, और कितने सारे फ्लैट्स बेचने वाले हैं, उनके पर स्क्वायर फीट सेलिंग प्राइसेस क्या रहने वाले हैं, और प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज क्या आ सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स। तो जो एनालिस्ट है दे टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड दे डू अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और फिर कंपनी की जो डेट है वो निकाल के दे अराइव एट द नेट एसेट वैल्यू। तो जो नेट एसेट वैल्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू if the company were to execute all its projects in time, deliver it, sell all the property which they have, then after paying off the debt, that is the value per share they would be left with. तो हमारे हिसाब से जो net asset value है, that is the key figure for real estate companies, और net asset values will be displayed on your screen for all the companies. But करीबन जितनी भी कंपनी हमारी कवरेज में है जो डिस्कस कर रहे हैं, the net asset value is higher by at least I would say 15-20% or so, giving scope to increase the value of the share price. माने कि अगर आपका जो शेयर प्राइस है it is quoting at a 15-20% discount to its net asset value, then you can assume that over a period of time ये जो शेयर प्राइस है that will migrate towards the net asset value. लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी हर क्वार्टर बढ़ती है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी क्वार्टर। क्यों? बिकॉज नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है ये कंपनियां, और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है दैट आल्सो हैव बीन ग्रेजुअली गोइंग अप क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। इसकी वजह से जो नेट एसेट वैल्यू हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल फॉर ऑल द रियल एस्टेट कंपनीज विद इन इंडिया, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दैट यू शुड एनालाइज। तो ये जो नेट एसेट वैल्यू है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, जैसे डेटा पॉइंट है जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को डिस्कस करने चाहिए, स्टडी करने चाहिए, और वो है हाउ मेनी बुकिंग्स हैव टेकन प्लेस। तो जो वैल्यू ऑफ बुकिंग है एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बुकिंग आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई वुड से मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्स आल्सो। क्योंकि अगर आपका फ्लैट बुक हो चुका है देन इवेंचुअली when the buyer pays you for the booking, you will keep on capturing that in your sales value. इसकी वजह से जो बुकिंग वैल्यू है that becomes a very important data point. फिर दूसरा डेटा पॉइंट है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन डिलीवर्ड एंड एक्चुअली सोल्ड, दैट आल्सो इज इंपॉर्टेंट। सो जब आप रियल एस्टेट स्टॉक को स्टडी करते हैं तो जो हमारे रेगुलर फाइनेंशियल देते हैं, यानी कि सेल्स, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, इसमें तो जरूर से इंपॉर्टेंस दीजिए, स्टडी कीजिए, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज द बुकिंग वैल्यू व्हिच दे हैव डन, व्हाट आर द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज द इन्वेंटरी व्हिच दे आर होल्डिंग, what is the net asset value. These particular quantitative and qualitative factors have an even more important determination of the stock price of the real estate companies. And thankfully India ने देखा है कि ये जो data points है, ये जो figures है, इन सभी कंपनियों के they have been gradually increasing year after year for all of the listed players in the listed industry. बहुत सारी real estate companies are also doing commercial projects which they are earning solid rental income. तो ये जो नेट एसेट वैल्यू जो हम डिस्कस करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इंक्लूड्स
the future rentals also which they can get from all the commercial projects. और ये जो rentals है वो बहुत ही important है इस कंपनी के लिए because it gives them regular income, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करते हैं, तभी आपकी सेलिंग इज नॉट ऑन अ लीनियर बेसिस, यानी कि हर क्वार्टर आप इक्वल अमाउंट नहीं बेचते। देयर कुड बी सम क्वार्टर्स वेयर बहुत ज्यादा सेल्स हो जाते हैं, देयर कुड बी सम क्वार्टर्स वेयर देयर आर वेरी फ्यू लॉन्चेस, जिसकी वजह से सेल्स बुकिंग भी कम हो जाती है। तो ये जो रेंटल इनकम है दैट सर्टेनली बेनिफिट्स एंड प्रोवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्मूथनिंग ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट कंपनीज को आप क्वार्टर बाय क्वार्टर मत स्टडी कीजिए, मत क्वार्टर बाय क्वार्टर डोंट एनालाइज इट, क्योंकि की जो क्वार्टरली नंबर्स रहते हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोजेक्ट्स दे हैव लॉन्च। तो अब चलते हैं, वी विल अनाउंस अवर सेक्टर का राजा, और सेक्टर का राजा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंपनी है विच हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ वैल्यू एट अ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री वाज नॉट डूइंग वेल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर फिनोमिनल, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और गोदरेज ग्रुप का जो ब्रांड है दैट इज absolutely fantastic and provides and opens a lot of doors for Godrej Properties. तो मेरे ख्याल से Godrej Properties certainly the sector का राजा, और इस गिरते मार्केट में अगर Godrej Properties आपको attractive valuation में, by attractive valuation I mean at a decent discount to its net asset value अगर आपको मिल जाती है, तो definitely आपको consider करना चाहिए from an investment perspective. लेकिन आपका view has to be for a long term, at least 3 to 5 years or so. और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से, जिस एग्रेशन से गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स, इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है और फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ही स्ट्रांग है गोदरेज प्रॉपर्टीज की। तो आई वुड से सेक्टर का राजा एज गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर भी जो बाकी 4 कंपनियां हमने डिस्कस की है, इनके भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने निवेश किया इन कंपनियों में, तो डेफिनेटली यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड एंड यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। लेट्स नाउ मूव टू द रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यही रहता है कि अगर डिमांड कम हो जाती है फॉर न्यू होम्स, दैट इज अ बिग रिस्क फैक्टर, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो साइक्लिकल इंडस्ट्री है और करीबन 7-8 साल तक एक साइकिल चलती है, यानी कि अप साइकिल चलती है, फिर 5-6 साल तक डाउन साइकिल चलती है। तो इट्स अ साइक्लिकल इंडस्ट्री। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, so long as the demand for new homes is strong, or so long as the value of the properties keep on going up, I think this sector will do well. लेकिन जब स्लो डाउन आ जाता है, सेल्स नहीं होते हैं, डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, उस समय देयर कैन बी सम स्ट्रेस ऑन दी सेक्टर। तो ये स्लो डाउन इन द इंडस्ट्री इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर द रियल एस्टेट कंपनीज। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क भी रहती है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट्स के ऐसे कुछ रूल्स आ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के रूल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स कैन गेट डिलेड, तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। एंड लास्टली, लॉट ऑफ होम्स आर बॉट ऑन लोन। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, आपके ईएमआई बढ़ जाते हैं फॉर होम लोन्स, then definitely there can be a slowdown in new sales, and that can affect and impact the financials of the real estate industry. तो ये थे इस इंडस्ट्री के रिस्क फैक्टर्स। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और पिछले 1 साल में ये जो रियल एस्टेट इंडेक्स है अपना बीएसई का, that has gone up by 38% as compared to 33% for the mid cap index and 18% for the Sensex. तो ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रह चुका है, और इससे गिरते मार्केट में अगर आप एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के चुने हुए 6 स्टॉक्स खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जब पूरा मार्केट टर्न होगा, these stocks can do also very well. तो ये जो 5 कंपनी हमने डिस्कस की, they are not recommendations. We have discussed the prospects of these companies. We have discussed the prospect of the industry also. And it's a very unique industry. और जैसे मैंने कहा, कोई भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी की जो प्रोस्पेक्ट्स है, इकोनॉमी की जो अंडरलाइंग ग्रोथ है, अगर वो सस्टेन होनी है, then real estate industry has to do exceedingly well. इसकी वजह से ये बहुत ही important industry है। And I hope you like this video, and I hope we have been able to give a lot of new color and new light and new ways of studying the real estate industry. This podcast is produced by Legal Equities Private Limited, a SEBI registered research channel. Registration number INK 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.